विधानसभा में मनोहर लाल जी बजट सत्र में भी बुलाते हैं, सुझाव भी मांगते हैं, डिमांड भी मांगते हैं, पैसा इशू नहीं करते हैं। आप ही के साथ ऐसा क्यों? बाकी कांग्रेस के विधायक तो और भी हैं। और मैं गॉडसे की विचारधारा का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं गांधी जी की विचारधारा का व्यक्ति हूँ। भ्रष्टाचार के लिए 200 करोड़ है मनोहर लाल जी के पास कि आज भाजपा अशोक तंवर जी जैसे व्यक्ति को, जो कितने दलों में रहे, जिनको खुद ख्याल नहीं, जो राजनीतिक तौर पे बिल्कुल शून्य हो चुके हैं, उनको भी अपने में सम्मिलित करके ये सोच रही है कि हम कितने बड़े 30 मार खां को ले आए हैं। मैं समझता हूँ जब अपना घर मजबूत हो, अपनी बात अच्छी हो, तो दूसरे के बारे में चर्चा करनी अच्छी लगती है। उम्र दराज आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। देखिए, विज साहब के कहने से तो कुछ होगा नहीं। हरियाणा के एक विधायक इन दिनों चर्चा में है और चर्चा की वजह है उनका कफन पहनकर निकलना। इससे पहले भी वो इस तरह की कार्य को अंजाम दे चुके हैं। बात करते हैं उनसे कि क्या वजह है कि वो कभी कफन पहनते हैं, कभी बिना सिले कपड़े पहनने का प्रण लेते हैं। बात करते हैं यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं फरीदाबाद के, नीरज शर्मा से। शर्मा जी, क्या वजह है कभी आप बिना सिले कपड़े पहनने का प्रण लेते हैं, कभी आप कफन पहन लेते हैं? नमस्कार साहब। देखिए, ये जो भाजपा की भ्रष्ट सरकार है, इसको झूठे नारे देने के अलावा और कोई कार्य नहीं। पिछली बार जब मैं 54 दिन चिलचिलाती धूप में नंगे पैर रहा और बिना सिले मैंने वस्त्र पहने, तो कारण क्या था? सिर्फ कि 200 करोड़ का मैंने घोटाला पकड़ा। सरकार जांच नहीं कर रही थी, विधानसभा में प्रश्न लगाया। अब तो सीएजी की रिपोर्ट भी बन गई। मंत्री जी ने कह दिया जी हम नहीं बता सकते, हम कब जांच करेंगे। मैंने कहा, अब जब तक जांच शुरू नहीं करोगे, गिरफ्तारी नहीं कराओगे, नीरज शर्मा चुटिया की कसम खा के कहता है नंगे पैर रहूँगा और बिना सिले वस्त्रों के रहूँगा। मेरा संघर्ष रंग लाया, इनको जांच करनी पड़ी। कई उच्च अधिकारी जेल गए, कई जेल जाने की तैयारी में है। सीएजी की रिपोर्ट बन गई। मैं तो सरकार का ही काम कर रहा था। जो सरकार का 200 करोड़ रुपया जनता ने टैक्स के रूप में दिया और बिना काम के पेमेंट कर दी इस भाजपा की भ्रष्ट सरकार ने, अधिकारियों ने, मंत्रियों ने, सांसदों ने, विधायकों ने मिलके, मैं सरकार के संज्ञान में वही तो ला रहा था। मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा था। इनको तो मेरी बात साथ के साथ मान लेनी चाहिए थी, और वैसे भी माननी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ विधायक हूँ मैं, सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब भी दिया इन्होंने। दूसरा, मैं साहब, मेरी विधानसभा में मनोहर लाल जी बजट सत्र में भी बुलाते हैं, सुझाव भी मांगते हैं, डिमांड भी मांगते हैं, पैसा इशू नहीं करते हैं। कभी कहते थे नगर निगम के पास नहीं है, कभी कहते थे सरकार के पास नहीं है। कुछ इनकी मुख्यमंत्री घोषणाएं भी थी, वो भी काम है। मैंने पहले प्रश्न लगाया नगर निगम के खाते में पैसे हैं कि नहीं है, मालूम पड़ा 600 करोड़ से ज़्यादा है। मैंने प्रश्न पूछा कि क्या इस पैसे में कोई कैप तो नहीं है? अभी तक सरकार मेरे को स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई कि इस पैसे पे कैप है या नहीं है। तीसरा, ये 28 करोड़ की डिमांड थी मेरी। आप ये देखेंगे, मैंने अपनी विधानसभा की नरकीय स्थिति इन कपड़ों पे भी लगा रखी है। ऐसे हालातों में लोग यहाँ रह रहे हैं, नरकीय जीवन में। यहाँ से फाइल पास होकर चंडीगढ़ चली गई, डायरेक्टर लोकल बॉडी ने भी पास कर दी, सेक्रेटरी लोकल बॉडी ने भी पास कर दी, फाइल मंत्री जी ने भी पास कर दी। पास करने के बाद विधानसभा में कहते हैं जी नगर निगम करा सकती है। भाई, नगर निगम करा सकती थी, तुमने फाइल पास करके मुख्यमंत्री कार्यालय में क्यों भेजी? और मेरी विधानसभा के सारे कार्य मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित पड़े हैं। तो आप ही के साथ ऐसा क्यों? बाकी कांग्रेस के विधायक तो और भी हैं। देखिए साहब, बाकी कांग्रेस के साथी और हैं, बिल्कुल आपकी बात स्पष्ट है, सत्य है। हो सकता है उनकी विधानसभा में इतनी नरकीय स्थिति ना हो सकता है उनकी विधानसभा के अंदर सीवरेज ओवरफ्लो से आदमी ना मर रहे हों, हो सकता है उनके यहाँ बार बार मनोहर लाल जी आके पंखों से कीचड़े ना सुखा रहे हों। बाकी विधायक क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उसमें इन सबकी भावनाएं छुपी पड़ी हैं। ये तो त्याग, तपस्या, बलिदान तो एक ही आदमी करेगा ना। महर्षि दधीची तो एक ही बनेगा ना, कि राक्षस का वध करने के लिए जिन्होंने अपनी हड्डियों तक का दान दे दिया। सारे के सारे महर्षियों ने थोड़ी दान दिया, उस समय दधीची जी ने दिया। मैं दधीची जी नहीं हूँ, उनके पच्चीनों पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। त्याग, तपस्या, बलिदान हमेशा इस देश के लिए ब्राह्मण ने दिया है, आगे भी देता रहेगा। और मैं गॉडसे की विचारधारा का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं गांधी जी की विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैं किसी को परेशान करने में विश्वास नहीं रखता।
जब इस सरकार ने कोरोना के अंदर 30 दिव्यांग मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया, मैंने जब भी जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं की, मैंने रामचरितमानस का पाठ किया। 30 दिन में मेरी तपस्या सफल हुई। ऐसे ही 200 करोड़ के घोटाले के लिए मैंने अपने शरीर पे तप लिया। आज भी मैं अपने शरीर पे तप ले रहा हूँ। और मेरा सरकार से प्रश्न है कि जब हमारी जनता टैक्स दे रही है, मुख्यमंत्री जी कबीर निवास में रहते हैं और कबीरदास जी का दोहा है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। टैक्स तो हम भी दे रहे हैं, आपने बर्तन में भेद कर दिया। भ्रष्टाचार के लिए 200 करोड़ है मनोहर लाल जी के पास, परंतु 28 करोड़ की फाइल पे विकास के लिए पैसा नहीं है मनोहर लाल जी के पास। ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। अच्छा, अभी आप अयोध्या दौरा करके आए हैं, कल 22 तारीख को उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही आप दर्शन कराए? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का एक तो मुझे नौता नहीं था। अव्यवस्था बहुत ज़्यादा है अयोध्या में। मैं 15 तारीख को भी गया था दीपेंद्र भाई के साथ। आप मानेंगे नहीं, हमारा 35-40 गाड़ियों का काफिला था, सिर्फ 6-7 गाड़ी आगे रोड पे जा पाई। सरयू घाट तक भी नहीं जाने दिया गया। 1-1.25 किलोमीटर में खुद पैदल चला और मैं अपना कार्ड दिखा दिखा के रोड पे परेशान था कि भाई मैं विधायक हूँ, मुझे जाने दीजिए। फिर मैंने भी थोड़ा मीडिया का सहारा लिया, अपनी फेसबुक पेज ऑन करी, मैंने कि अब मैं लाइव कर रहा हूँ। एक तरफ आप बार बार प्रश्न पूछते हैं, कांग्रेसी क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। जब हम आते हैं तो आप हमें ऐसे जलील कर रहे हैं। रोड पे रोक ली मेरी गाड़ी, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, किसी वीआईपी का रूट नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं, कि सिर्फ ये कांग्रेस की गाड़ी है, कांग्रेस का काफिला आगे नहीं जाएगा। उसके बाद मैं 19 तारीख को गया। मैं साहब क्या बताऊं, 1 से 1.5 घंटे तो मेरी कम से कम गाड़ी रुकी रही। और 22 तारीख का नौता नहीं है, और राम प्रभु तो कण कण में हैं, हर जगह हैं। और मेरे तो घर के अंदर आप कभी भी गुप्त रूप से भी सर्वे करा लेना, सुबह उठ के सबसे पहला काम रामचरितमानस का पाठ होता है। आज से नहीं होता है, वर्षों से होता है। और 22 तारीख को अपना हम यहाँ प्रभु की पूजा अर्चना करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, जिसके हिसाब से इतना भव्य सुंदर मंदिर बन रहा है। और जहाँ तक प्राण प्रतिष्ठा की बात है, देखिए, एक मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति के साथ साथ। मैंने अयोध्या जाके ये भी देखा कि मंदिर अभी पूर्ण नहीं है, जबकि हमेशा हर जगह पहले मंदिर बनता है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाए, ध्वज की हो जाए, कलश की हो जाए, गर्भगृह की हो जाए, बाहर की जो सीढ़ियाँ होती हैं, और एक संत तो बता भी रहे थे कि मंदिर के अंदर पूरा हमारा शरीर भी समाया हुआ है। गर्भगृह को उन्होंने अलग हिसाब से बताया है, मंदिर के पिलरों को शंकराचार्य भी बता रहे हैं। हाँ, शंकराचार्य जी बता रहे थे। मंदिर की तो प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं है। हम भी आप भी अपने घर बनाते हैं, पहले अपने घर का पूजन हवन करते हैं, उसके बाद भगवान को लेके आते हैं, भगवान की उसके अंदर प्रतिष्ठा करते हैं। या कहीं पर भी आप देख ले, छोटा सा छोटा भी मंदिर बनता है तो सबसे पहले मंदिर बनता है, उसके बाद मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। और 22 तारीख के बाद भी जैसे समय मिलेगा, और जब प्रभु राम जी की इच्छा होगी, मैं तो एक बात जानता हूँ कि जब प्रभु की इच्छा होगी मैं ज़रूर अयोध्या फिर होके आऊँगा। पहले होने के आने का क्या मकसद रहा? देखिए, पहले होने का 15 तारीख को तो भाई दीपेंद्र के साथ गए थे, और 19 तारीख का प्रोग्राम मेरा बहुत पहले का बना हुआ था। मंदिर की डेट आने से पहले की ही मेरी टिकट वगैरह निकली हुई थी अयोध्या जी की। मेरा पहले से ही कोई प्रोग्राम था उस तरफ। मैं जाता हूँ साल में 1-2 बार अपने तीर्थों पे, तो मैं संगम में भी डुबकी लगा के आया और काशी विश्वनाथ में शंकर जी के भी दर्शन करके। अच्छा, आज कांग्रेस ने बहुत सारी कमेटियों का गठन करा है, जिसमें डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी भी घोषित की गई है। तो लगता है कि जिस तरह से ये 2 गुट बने हैं, या और लोग जो कभी कभी पार्टी के लाइन के आगे अगेंस्ट चले जाते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? देखिए, मैं उस कमेटी का सदस्य नहीं हूँ और मेरे को जानकारी नहीं है उस कमेटी के बारे में, कौन कौन उसमें सदस्य हैं। और ये गुटबाजी या जो भी आप चीज़ कह रहे हैं, मैं कोई पार्टी का ऑथराइज प्रवक्ता नहीं हूँ इस बारे में कुछ कहने को। परंतु डिसिप्लिनरी कमेटी का जो भी मामला है, जो उसके संज्ञान में आएगा, जो उसके सदस्य हैं अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे पूरी ईमानदारी से, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, अशोक तंवर जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, अब बीजेपी में चले गए हैं, तो क्या आप मानते हैं कि अशोक तंवर को या बीजेपी को क्या फ़ायदा या नुकसान होगा? देखिए, एक चीज़ तो इससे ये सिद्ध हो रही है राजनीतिक तौर पे कि भाजपा हरियाणा में कहाँ खड़ी है। अगर जो भाजपा हरियाणा में मजबूत स्थिति में होती, अपने बलबूते पे सरकार बनाने की स्थिति में होती, या भाजपा को लगता है कि हमारे नेता मजबूत हैं, सक्षम हैं, अब तो मैं कसम से, अशोक तंवर जी इतनी पार्टियां बदल चुके हैं, उनसे ही आप सीक्वेंस लिखवाओगे ना, एक आधा सीक्वेंस वो भी भूल जाएंगे। तृणमूल और कांग्रेस और बसपा, इनेलो
और आम आदमी और पता नहीं कोई एक आदि, बसपा तो नहीं है। अच्छा नहीं, इनेलो को समर्थन किया था उन्होंने, इनेलो को समर्थन किया था उन्होंने शायद लोकसभा चुनाव के अंदर या विधानसभा। पार्टी तो ज्वाइन नहीं की। अब ज्वाइन करो ना करो, पॉलिटिकल आदमी का तो समर्थन और विपक्षी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि आज भाजपा अशोक तंवर जी जैसे व्यक्ति को, जो कितने दलों में रहे, जिनको खुद ख्याल नहीं, जो राजनीतिक तौर पे बिल्कुल शून्य हो चुके हैं, उनको भी अपने में सम्मिलित करके ये सोच रही है कि हम कितने बड़े 30 मार खां को ले आए हैं। ये भाजपा का हरियाणा की जनता में हकीकत का चेहरा है, क्योंकि इनके पास, इन्होंने जनता के हित के कार्य नहीं किए। इन्होंने जनता के हित के कार्य किए होते तो ये अपने काडर को मजबूत करते, जनता के दिलों में उतरे होते तो ये अपने नेताओं को आगे करते। पर आज की तारीख में तो आप देख रहे हैं कि जो स्थिति है। अच्छा, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल जाएंगे, और माफ़ कीजिए, राहुल गांधी पर भी उन्होंने हमला बोला है कि न्याय यात्रा की जगह कांग्रेस को पश्चाताप यात्रा करनी चाहिए। देखिए, विज साहब बुजुर्ग आदमी हैं, मैं बहुत ज़्यादा तो उन पर कमेंट नहीं कर पाऊँगा। विज साहब दूसरे घर के घरों में झांकने की बजाय अपने घर में झांकें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या कारण ऐसा बन पड़ा कि विज साहब को महीनों तक फाइलें निकालने का समय नहीं मिल पाया? क्या कारण ऐसा था? विज साहब सार्वजनिक कार्यक्रम अटेंड कर रहे थे और बहुत महत्वपूर्ण विभाग गृह और स्वास्थ्य विभाग थे, उनके पास होते हुए वो विधानसभा हाउस के अंदर नहीं आए। मैं समझता हूँ जब अपना घर मजबूत हो, अपनी बात अच्छी हो, तो दूसरे के बारे में चर्चा करनी अच्छी लगती है। उम्र दराज आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर मैं यही कहूँगा कि प्रभु उनका स्वास्थ्य अच्छा रखे, उनको सद्बुद्धि दे, और सबसे पहले वो अपने घर को संवारे, फिर दूसरे की तरफ सोचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ईडी मामले की जांच कर रही है और अनिल विज कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल जाएंगे। देखिए, विज साहब के कहने से तो कुछ होगा नहीं। अब ये सरकार जनता में अपना आधार खो चुकी है, जनता में इस सरकार का कोई आधार नहीं बचा। अब इस जनता के पास, इस सरकार के पास 3 चीज़ें बची हैं। जब मैं चंडीगढ़ में कपड़े उतार रहा था, पुलिस ने मुझे रोक लिया। उसी दिन ईडी की पूछताछ हो रही थी हुड्डा साहब से, हमारे पिता तुल्य हैं बाबूजी के जाने के बाद। अब तो इनके पास पुलिस, ईडी और सीबीआई, ये 3 हथियार बचे हैं, और ये तीनों हथियार भी इनके पास जब तक हैं जब तक सरकार है। इन हथियारों से अब कुछ नहीं होने वाला। हरियाणा प्रदेश की जनता के हुड्डा साहब दिलों में बस चुके हैं। लोग एक एक दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका दुष्टों का नाश हो और हुड्डा साहब पुनः सरकार में आए और पुनः हरियाणा की जनता के लिए लोकहित के कार्य करें। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा, जो कह रहे थे कि बीजेपी के पास अब मात्र 3 हथियार बचे हैं, जिसमें पुलिस, सीबीआई और ईडी है, और इसके माध्यम से ही वो जो अपनी जनता की आवाज़ को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार कुछ दिनों की है, उसके बाद ये भी हथियार बीजेपी के पास नहीं बचेंगे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।